ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। जिस विद्या में कर्म की शक्ति नहीं, स्वतंत्र रूप से सोचने की बुद्धि नहीं, वह विद्या ये निस्तेज है। ये किसने कहा है? विनोबा भावे ने कहा है। जांच के घेरे में नेपाल के दिग्गज नेता, और आपने देखा होगा कि अभी वहां के प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। किसको? नेपाल के। और नेपाल की अगर बात करें तो हमारा पड़ोसी है। देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। तो नेपाल में नई सत्ता के आते ही ऐसा लग रहा है कि मानो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों और 2 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ कथित धन शोधन मामले को लेकर एक विस्तृत जांच शुरू हो गई है। नई सरकार के निर्देश पर जांच में जुटे अधिकारियों को वित्तीय गड़बड़ियां मिली हैं और उन्हें नेताओं की संपत्तियों के दस्तावेजों में विसंगतियां दिखी हैं। काठमांडू में पुल चौक स्थित संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग की ओर से नेपाल पुलिस के केंद्रीय जांच ब्यूरो की मदद से पूर्व प्रधानमंत्रियों शेर बहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहाल के साथ ही पूर्व मंत्रियों आरजू राणा देउवा और दीपक खड़गा के खिलाफ गहन जांच की जा रही है। मामला अब अदालत में सरकार की तरफ से जवाब आने पर सुनवाई शुरू होगी। यह नेपाल में नया राजनीतिक परिदृश्य है। पिछले हफ्ते DMLAI ने पुलिस मुख्यालय को एक पत्र भेजकर जांच में सहयोग मांगा था और इस अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए नेपाली कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री दीपक खड़गा और नेकपा एमाले अध्यक्ष व पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ओली को पिछले दिनों उनके निवास से गिरफ्तार कर लिया गया था और मामले को विस्तृत जांच के स्तर तक ले जाने से पहले संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग ने लगभग 6 महीनों तक शुरुआती पूछताछ की थी। और दरअसल यह चर्चा आम थी कि अब सरकार उस पार्टी की है जिसके मुखिया रवि लामिछाने करोड़ों रुपए के गबन और धन शोधन जैसे गंभीर मामले में जेल में थे। और इस तरह की चर्चा किसी भी सरकार को सुता कटघरे में खड़ा कर देती है और यह कार्रवाई भी इसकी कवायद लगती है कि देश के उन दिग्गज चेहरों का मुखौटा उतारो जो बरसों से सत्ता में थे। माना जा रहा है कि नेपाल में नया निजाम अब यह चाह रहा है कि धन शोधन और दूसरे गैर कानूनी कार्यों में कथित रूप से संलिप्त पूर्व मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के कित्तों का भी पर्दाफाश हो, ताकि कोई यह ना कह सके कि सत्ताधारी पक्ष के सर्वोच्च नेता लामिछाने का अतीत दागदार रहा है। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष लामिछाने पर मुख्य रूप से सहकारी संस्थाओं से करोड़ों रुपए के गबन, संगठित अपराध और धन शोधन के गंभीर मामले चल रहे हैं। पूर्व पत्रकार रहे लामिछाने पर आरोप है कि उन्होंने अवैध रूप से सहकारी समितियों का पैसा अपने निजी खाते और गोरखा मीडिया नेटवर्क के खातों में डलवाए थे। पुलिस जांच में पाया गया था कि 16 अरब रुपए लेकर नेपाल से फरार जीबी राय के साथ मिलकर सहकारी घोटालों के पीछे मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक रवि लामिछाने थे। अक्टूबर 2024 में गिरफ्तार होने के बाद से उन पर जिसमें जिला अदालतों में मामले चल रहे हैं। गौरतलब है कि उन मामलों में उन्हें उच्च अदालत द्वारा जेल भेजने का आदेश भी दिया गया था। राजनीति के जानकारों के मुताबिक नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारियों से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नेपाल की जनता देखे कि इन सभी की कमीज और रवि लामिछाने की कमीज से भी गंदी है। इस जांच की शुरुआत विरोध प्रदर्शनों के ठीक अगले दिन 9 सितंबर 2025 को हुई थी। उस दिन हुई ये तोड़फोड़ और आप देखते हैं कि आगजनी की घटनाओं के बाद सामने आई तस्वीर में देउवा, खड़गा और पिचंड के घरों में जले हुए कई नोट दिखाई दिए थे। नेताओं के यहां से बरामद जले हुए नोट क्या धन शोधन वाले थे? इस सवाल का जवाब बचाव पक्ष के वकीलों को अदालत में देना होगा। पूर्व ऊर्जा मंत्री खड़गा को 9 सितंबर की घटनाओं के दौरान उनके घर से बरामद पैसों की जांच के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। हालांकि अधिकारियों ने अन्य आरोपियों के खिलाफ आप देखते हैं कि
चल रही जांच के बारे में और जानकारी का खुलासा नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा की पत्नी आरजू राणा देववा सितंबर में हुए विरोध प्रदर्शनों तक विदेश मंत्री के पद पर थी, मगर इस समय वह स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के उपचार के लिए हांगकांग में है। देववा के बेटे जयबीर सिंह देववा उनके रिश्तेदार भूषण राणा देश से बाहर है। 28 सितंबर 2025 को विभाग ने ज्वाला खेल स्थित राणा के घर पर छापा मारा। वहां से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं तथा दस्तावेज जब्त किए। कुछ दिनों के बाद उनके रिश्तेदारों के यहां भी छापे मारे गए। नई सरकार की कार्रवाई से लगता है कि देववा परिवार की मुश्किलें अभी कम नहीं होने वाली है। और 8 से 13 सितंबर 2025 को आंदोलन के समय हुए उग्र प्रदर्शन में देश भर में 76 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस तोड़फोड़ आगजनी में करीब 85 अरब रुपए की संपत्ति, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था। संसद तक को लक्षाग्रह बना दिया गया था और अंततः पिछले साल 9 सितंबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली उनके सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। इस पूरे मामले की जांच पर बने कार्की कमीशन की जो रपट आई, उसमें लामी छाने को बचाने की कोशिश साफ साफ दिखती है। नेपाल पुलिस के अधिकारी भी कार्की कमीशन की रपट को पूरी तरह से एक तरफा मानते हैं। सबसे गंभीर आरोप यह है कि नक्खू जेल में भगदड़ और कैदियों के भागने की वजह लामी छाने थे, जो सहकारी ठगी, संगठित अपराध और धन शोधन के मामले में बंद थे। उस शख्स को जबरदस्ती छुड़ा ले जाने के क्रम में गोलीकांड हुआ, जिसमें 10 कैदी मारे गए। कार्की कमीशन कैसे लामी छाने को जिम्मेदारी से मुक्त कर सकता है? वैसे भी जिस पार्टी के बूते बालन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बने, उसके मुखिया के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत भी कैसे कर सकते हैं? माना जा रहा है कि अभी लामी छाने पर जितने मामले चल रहे हैं और उनसे उन्हें बरी कराने की कोशिश बालन सरकार कर सकती है। दरअसल लामी छाने पर आपराधिक मामले नहीं चल रहे, तो बालन शाह को काठमांडू के महापौर पद से सीधे प्रधानमंत्री की सर्वोच्च कुर्सी नसीब नहीं होती। नेपाल में युवाओं के उग्र विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां की सेना की भूमिका पर भी सवाल है। कार्की कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि सेना ने भीड़ को मुख्य रूप से गृह मंत्रालय की ओर बढ़ने से रोकने की बहुत कम कोशिश की, जबकि मंत्रालय का रास्ता उस इलाके से होकर गुजरता है जहां सेना की बटालियन है। सत्ता में आ जाने से भी बड़ी चुनौती नेपाल की घरेलू समस्याओं को निपटाना है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने चुनाव से पहले 100 वादों की एक सूची जारी की थी और संकल्प किया था कि सत्ता में आने पर वह इन्हें लागू करेगी, लेकिन ऐसे आरोप लग रहे हैं कि शपथ के बाद ही बालन साहब बदले की राजनीति पर उतर आई है। और आप देखते हैं कि नेपाल में नई सरकार के समक्ष दूसरा मोर्चा है विदेश नीति का। नेपाल को चीन और भारत के साथ अमेरिका से कैसे संतुलन साध कर चलना है, यह एक विकट सवाल है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जाते जाते लिपू लेक और लिम्पुआ धुरा का ऐसा विवाद छेड़ गए, इसे समेटना चंद दिनों पहले आई नई सरकार के लिए मुश्किल है। जबकि जून 2026 में लिपू लेक से व्यापार के लिए भारत चीन पूरी तैयारी कर चुके हैं। अभी कई चुनौतियां सामने हैं और फिलहाल आगे की डगर कठिन नजर आती है। और ये आप देखते हैं कि भारत के हिस्से को नेपाल अपना हिस्सा बताता रहता है ना, वो कहता है हमारा हिस्सा है, भारत कहता है हमारा हिस्सा है, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। सीमा विवाद, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताया करिएगा। और इस पर बदले की क्या राजनीति होती है, सच बताना है। अपने देश में होती है, आप लोगों को बताना चाहिए। रिश्तों की मर्यादा, कभी कभी लगता है कि यह समय पारिवारिक संबंधों के मोह भंग या पतन का है। देश के कोने कोने से दिल दहला देने वाली खबरें आती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। घटना की हकीकत क्या थी और उससे जुड़े सिरे कहां तक जा रहे थे, उस पर विचार करने के बजाय लोगों ने नीला ड्रम को एक मुहावरा बना दिया। एक अपवाद घटना कैसे सामान बनाकर पेश कर दी जाती है, यह इसका उदाहरण है। इसी तरह बेटे द्वारा पिता की हत्या और पत्नी के कहने पर बेटे की ओर से वृद्ध माता पिता को घर से निकाल देने जैसे मामले भी अक्सर सामने आते रहते हैं। ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी के युवाओं में परिवार नाम की संस्था के प्रति कोई रागात्मक रिश्ता बचा ही नहीं। जैसे ही बच्चे कुछ समझने लायक हो जाते हैं, वे इस बात को भूल जाते हैं कि आज अगर वे इस लायक बन सके तो उसके पीछे उनके माता पिता का ही योगदान है। युवा अपने हिसाब से जीवन जीने की कोशिश करते हैं और माता पिता की उपेक्षा करते रहते हैं। अब आप देखिए, तेलंगाना सरकार को कानून लाना पड़ा कि अगर आप माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो आपकी वेतन में से कटौती की जाएगी। आप सोच के देखिए कि सरकार को प्रयास करना पड़ रहा है। हमारे अपने आपके समाज के अंदर से क्या
इंसानियत, मानवता, ये आप देखिए सामाजिक जो व्यवस्था है, ये पतन होता जा रहा है, दिख रहा है। अब आप सोचिए, कहते हैं ना, वो कहावत नहीं है कि एक माँ-बाप मिलकर 10 से 15 बच्चों को पाल देते हैं। जब माँ-बाप को पालने की सहारे की ज़रूरत होती है, तो 10 से 15 बच्चे मिलकर भी एक माँ-बाप की देखभाल नहीं कर पाते हैं। और ये आपने देखा होगा कि माँ-बाप का बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता है, संपत्ति सबको अच्छी लगती है। माता-पिता अगर बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ अंकुश लगाते हैं, तो वे नाराज हो जाते हैं, हिंसा का सहारा भी लेने लगते हैं। स्मार्टफ़ोन से वंचित करने के कारण कई बच्चे और बच्चियों की आत्महत्या कर लेने या फिर अपने परिवार को ही किसी सदस्य की हत्या करने तक की खबरें आती रहती हैं। वहीं संपत्ति को लेकर एक भाई से दूसरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे तमाम मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं सबको देखकर लगता है कि हमारा वह पारिवारिक सौहार्द कहाँ खो गया, जिसे हम आज याद करके पश्चाताप करते हैं और कि क्यों धीरे धीरे हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़ते चले गए हैं। कभी लोग बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। एक छोटा बच्चा दादा दादी या फिर चाचा चाची की गोद में खेलते हुए बड़ा हो जाता था। घर के सुख दुख में सबकी सहभागिता हुआ करती थी। लेकिन अब तो घर के बीच दीवार खड़ी हो जाती है। दो भाई अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं, एकदम अनजान बनकर। रक्त के रिश्ते रक्त बहाने पर आमादा हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि निर्मम दौर है यह। ऐसा नहीं कि यह सब किसी गांव कस्बे में ही घटित हो रहा है, यह बड़े बड़े महानगरों में भी देखा जा रहा है। और संवेदना का ऐसा चरण हर कहीं आम होता जा रहा है। महानगर में आप संस्कृति से ग्रस्त युवा पीढ़ी की अपनी दिशाहीनता है। वह हर गलत कार्य को अपना अधिकार समझकर घर से समाज से बगावत कर रही है। चाहे सिगरेट, गांजा, हीरोइन या फिर शराब पीने का मामला हो या फिर उन्मुक्त जीवन जीने का उत्कृष्ट इच्छा, इन सब को लेकर उसके अपने तर्क हैं। यह तो उसकी अपनी आज़ादी का हिस्सा है। युवा भूल जाता है कि इस तरह का जीवन आखिरकार नैतिक पतन की ओर ही ले जाता है। वे इस बात को समझ नहीं पाते हैं और अंकुश लगाने पर हिंसा तक का सहारा लेने लगते हैं। कहीं शारीरिक हिंसा तो कहीं मानसिक हिंसा। हाल की अनेक घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि नई पीढ़ी को अपने माता पिता और सबसे बड़े शत्रु नजर आते हैं या अपने शुभचिंतक सगे संबंधी। हालांकि कई बार सगे संबंधी भी ईर्ष्यावश भड़काने का काम करते हैं, लेकिन यह मामला अलग है। संबंधों में आ रही कटुता गहन विमर्श का विषय होना चाहिए। यह आत्ममंथन की बेला भी है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी भारतीय समाज को विश्व में बेहद सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है और वही समाज अब अगर तथाकथित आधुनिकता से ग्रस्त होकर आत्ममुग्धता का शिकार हो जाए या फिर आत्मकेंद्रित है, तो वे सशक्त मूल्य कैसे बचे रह सकते हैं। और जिसके कारण भारतीय परिवारों की प्रतिष्ठा वर्षों से कायम रही है। सहजता, सरलता, पारिवारिकता, भाईचारा, त्याग, सहिष्णुता आदि अनेक मानवीय गुणों के कारण ही वसुधैव कुटुंबकम जैसे मंत्र हमारे जीवन का अमिट हिस्सा बने और पूरे विश्व में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा। मगर हमारे ये अनमोल आत्मीय शब्द धीरे धीरे हाशिए पर चले गए हैं और लोग अपने अलावा किसी और को देखना नहीं चाहते। मैं बात का दौर है और दंपत्ति और बच्चों तक सीमित रहने की धारणा से बाहर निकलने का चलन खत्म हो रहा है। अब तो हम दो हमारा कोई नहीं का चलन बढ़ रहा है। पता नहीं वह महान उदात्त समय लौटकर फिर कभी आएगा या नहीं। क्या भारतीय समाज अतीत की मधुर स्मृतियों में ही भटकता रहेगा और वर्तमान में उसका जीवन कुछ अलग रंग ढंग में जीने के लिए विवश रहेगा? क्या कभी यह पतन काल पुनरुत्थान काल में ही भी तब्दील होगा? हालांकि तथाकथित आधुनिकता की ओर बड़े कदम पीछे मुड़कर नहीं देखते, लेकिन शाश्वत मूल्यों की गहरी गठरी लेकर भी तो आगे बढ़ा जा सकता है। लोगों के भीतर सहिष्णुता, त्याग, उदारता, स्नेह का भाव बना रहे, तो इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय जरूर बताया करिएगा। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये भगदड़ का सबक। केंद्र और राज्य सरकारों के दावों के बावजूद देश में भगदड़ की घटनाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। बिहार में नालंदा जिला के मगड़ा गांव में मंगलवार को प्राचीन शीतला माता मंदिर में ऐसी ही एक हृदय विदारक घटना में कम से कम 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं। यह हादसा बताता है कि इस तरह की पहले की घटनाओं से कहीं कोई सबक नहीं लिया गया। इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, लीपापोती शुरुआत हो जाती है और फिर हम लोग भूल जाते हैं, आपने देखा होगा, और फिर कोई नई घटना के लिए इंतजार करने लगते हैं। ये है बिहार, पटना इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है।
राज्यों में आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आप देखते हैं कि क्या सैयद अत्ता हसनैन यहाँ की क्या है राज्यपाल देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आप देखते हैं कि प्रारंभिक जांच में इस भगदड़ का कारण मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटना बताया जा रहा है। हालांकि इसकी असली वजह गहन जांच पड़ताल के बाद ही सामने आ पाएगी। सवाल है कि धार्मिक स्थलों और बड़े आयोजनों में लोगों की भीड़ को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करने के लिए शासन एवं प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त क्यों नहीं किए जाते। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि भगदड़ की घटनाएं लगभग वैसे ही कारणों से होती हैं जिससे पहले हो चुकी हैं। हर बार जांच, कठोर कार्रवाई करने, सबक सीखने की बातें की जाती हैं, लेकिन नतीजा ढाक की 3 पात वाला ही रहता है। गौरतलब है कि पिछले कुछ माह में भगदड़ की कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। कुंभ में भगदड़ मचने से अनेक लोग मारे गए थे। इसके बाद बेंगलोर में आरसीबी की जीत के जश्न में आयोजित समारोह में भगदड़ से कई लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा पुरी में भगदड़ ने कई लोगों की जान ले ली थी। इससे पहले हाथरस के एक आश्रम में भगदड़ की वजह से बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की घटना को भी नहीं भूला जा सकता है। आखिर ऐसी कितनी घटनाओं के बाद शासन प्रशासन चेतेगा। कहा जा रहा है कि नालंदा जिले में शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ जमा हो गई और जिससे भगदड़ मच गई। संभाल है कि स्थानीय प्रशासन धार्मिक स्थलों पर लोगों की संभावित भीड़ का अनुमान लगाने में इतना अक्षम क्यों है और क्या इसका कारण उसकी संवेदनहीनता है या फिर संबंधित अधिकारी इस बात से निश्चिंत होते हैं कि कोई भी घटना हो जाए उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और अक्सर यह देखा गया है कि इस तरह के मामलों में निचले स्तर के कर्मियों पर तो तत्कालिक कार्रवाई की जाती है, लेकिन संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है। धार्मिक स्थलों और बड़े आयोजनों में भगदड़ के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें लोगों की ज्यादा भीड़ जमा होना, बाहर निकलने की सही व्यवस्था न होना, भीड़ को संभालने एवं नियंत्रित करने की व्यवस्था का अभाव और आयोजन स्थल पर बुनियादी सुविधाओं की कमी शामिल है। कई बार ऐसे स्थलों पर अफवाह की वजह से भी इस तरह के हादसे होते हैं और ऐसा नहीं कि स्थानीय प्रशासन इन कारणों से अनभिज्ञ होता है। इसके बावजूद अगर भगदड़ में निर्दोष लोगों की जान चली जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या ऐसी घटना के बाद संबंधित कर्मचारियों को निलंबित कर देने की कार्रवाई काफी है। क्या इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की जानी चाहिए। ऐसा लगता है कि पहले की घटनाओं से ना तो शासन प्रशासन कोई सबक सीख रहा है और न ही आम लोग संयम एवं अनुशासन का परिचय देने की जरूरत महसूस करते हैं। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि नालंदा की इस घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच की जाएगी और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। सुरक्षा पर सवाल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हाल ही में मोबाइल चोरी के संदेह में एक किशोर की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर देने की घटना राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। एक तरफ सरकार सुशासन की दुहाई देती है तो दूसरी ओर भीड़ तंत्र लोगों की जान लेने पर उतारू रहता है। समाज में शक के आधार पर किसी की हत्या कर देने की प्रवृत्ति जिस तरह बढ़ रही है वह गंभीर चिंता का विषय है। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि लोग अपना विवेक, धैर्य और संवेदना खो रहे हैं। सवाल है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से जमीनी स्तर पर कड़े एवं प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति पर अपराध में संलिप्त होने का संदेह हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अराजक तरीकों से किसी व्यक्ति की इस कदर पिटाई करना और उसकी जान चली जाए, इसका अधिकार भीड़ को किसने दिया। वाराणसी में हुई घटना बताती है कि जिन लोगों ने किशोर की जान ली उनमें कानून का कोई खौफ नहीं था। क्या इसी को सुशासन कहा जाएगा। इस घटना से यह बात भी उजागर होती है कि हमारे मानवीय मूल्य और सामाजिक संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। अगर किसी किशोर को सरेआम निर्ममता से पीटा जा रहा था तो क्यों नहीं आसपास के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि इस घटना में आरोपी किशोर को घर से बुलाकर ले गए और फिर सड़क पर उसकी बुरी तरह पिटाई की। स्पष्ट है कि उस दौरान आसपास कई लोग मौजूद रहे होंगे, लेकिन सभी तमाशबीन बने रहे। सवाल है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। लोगों की सुरक्षा के जिम्मा संभालने वाली पुलिस जब तक इस तरह के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए जिम्मेदार एवं संवेदनशील तरीके से कार्रवाई नहीं करेगी, संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की जाएगी और तब तक कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीद भी धुंधली ही रहेगी। देखिए, यह है उत्तर प्रदेश। लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्य में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे।
और इस तरह से आप देखिए आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।